स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी में भी पूछे जाते हैं और रेलवे में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है। तो जब हम जल का फॉर्मूला लिखते हैं H2, तो सभी कोई जानता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 mu और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 mu होता है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु है, इसलिए इसका द्रव्यमान 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है इसलिए 16 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान का अनुपात 2:16। इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 1:8 आता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। हाइड्रोजन के बारे में आपको कुछ जानकारी बता दूं कि इसका परमाणु संख्या 1 होता है, और ये जो आवर्त सारणी होता है, आवर्त सारणी में यह एकमात्र यानी एकलौता तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। केवल हाइड्रोजन ही होता है जिसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बाकी सभी एलिमेंट्स के नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो इसकी डॉट डॉट में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी जो परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? जब उस पर असंतुलित बल कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, आकृति, चाल और भार। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे पिंड और असंतुलित बल दिया है। तो असंतुलित बल को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो असंतुलित बल का मतलब होता है, मान लीजिए कोई पिंड हो गया, इस पे एक फोर्स इधर से अप्लाई करते हैं और एक फोर्स हम लोग इधर से अप्लाई करते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट बल जो होता है, इधर की ओर ये मूव करने लगता है। तो असंतुलित बल का डिफिनीशन होता है जब दो या दो से अधिक बल किसी पिंड पे, यानी जो ये वाला पिंड है, किसी पिंड पे कार्य करता है, तब वह असंतुलन की अवस्था में आ जाता है। तो असंतुलन की अवस्था में आ जाता है तब इसी बल को हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। तो सबसे मेन बात है, जब असंतुलित बल किसी पिंड पर कार्य करता है तब इसकी चाल परिवर्तन होती है, कभी 20 मीटर पर सेकेंड, कभी 21 मीटर पर सेकेंड। यानी जब संतुलित बल काम करेगा तभी तो एक समान चाल से होगा, लेकिन यहाँ पे असंतुलित बल कार्य कर रहा है इसलिए चाल हमेशा बदलती रहेगी। और उसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, यानी जो है किस समूह का बाहरी कोष पूर्ण होता है? ऑप्शन नंबर ए है 16, 18, 17 और 19वें। तो सबसे इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 18वें जो समूह होता है उसका बाहरी कोष पूर्ण होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो यहाँ पे बात की गई आधुनिक आवर्त सारणी है, तो इसको 1913 में जो मोस्ले साहब थे उसके द्वारा बनाया गया था। और बेसिकली बात करते हैं तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं इसमें। तो यहाँ पे 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 18वें तत्व में बाहरी कोष पूर्ण इलेक्ट्रॉन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें दिया है कि उस व्यक्ति को चुने जो समान समूह से संबंधित न हो। यानी कहने का मतलब है जो इस ग्रुप से संबंधित, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो एक्चुअली काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और थॉमस एडिसन से जो थे बल्ब का मतलब आविष्कार किया था, ये भी वैज्ञानिक थे। ये ग्राहम बेल, यानी मेरे ख्याल से शायद टेलीफोन का आविष्कार किए थे इन्होंने। यानी यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों वैज्ञानिक है, लेकिन यहाँ पे जो विराट कोहली है ये वैज्ञानिक नहीं है और ये भारतीय क्रिकेटर है। यानी जो समूह है, इस समूह से ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, यानी वृत्तीय गति करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर बल लगता है तो बल कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए सूर्य है, और इसका यानी जो केंद्र होता है, यानी पृथ्वी हो गई ये, तो
तो इस केंद्र की ओर परिभ्रमण करती है, हमारी जो पृथ्वी होती है केंद्र की ओर परिभ्रमण करती है। देखिए वृत्तीय गति करने के लिए दो बल अत्यंत आवश्यक है, एक है जो केंद्र की ओर खींच के रखता है और जो घूर्णन करती है, यानी एक बल, देखिए मैं थोड़ा सा फ्रेश फिगर बना देता हूँ। हाँ देखिए मान लीजिए पृथ्वी हो गया, एक जो बल है यहाँ पे नीचे की ओर खींच के रखती है और एक बल इसको बाहर की ओर धक्का देती है। तो ये इधर की ओर खींचता है और ये बाहर की ओर खींचती है, तो ये वृत्तीय गति करने लगता है। तो यहाँ पे दो बल अप्लाई हो रहे हैं, यानी फोर्स नंबर 1 और फोर्स नंबर 2। तो जो पहला फोर्स है उसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रक बल, यानी जो एक्चुअली जो केंद्र की ओर कार्य करता है, जो केंद्र को, यानी जो पृथ्वी है ये, इसको जो केंद्र की ओर खींच के रखता है, इसको हम लोग अभिकेंद्रक जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, अभिकेंद्रक बल बोलते हैं। और जो ये वाला फोर्स है यानी जो बाहर की ओर धक्का देता है, इसको कहते हैं अपकेंद्रक। अपकेंद्रक को मैं लिख देता हूँ अपकेंद्रक बल, अपकेंद्रक बल। तो इस बल को हम लोग अपकेंद्रक कहते हैं, इसको अभिकेंद्रक, यानी जो याद रखिएगा सेंटर की ओर जो बल होता है इसको अभिकेंद्रक बल बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अभिकेंद्रक बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कहने का मतलब है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जरूरी है जो उस वस्तु में द्रव्यमान हो, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल रखता है। कोणीय बल यानी एंगुलर फोर्स जो होता है, ये वाला साधारण बल्ब नहीं होगा, बल होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी साधारण बल कुछ नहीं होता है, ये 3 मतलब मुख्य तरह का बल होते हैं। देखिए एक बात आपको और बता देता हूँ कि मान लीजिए ये जो है ये सूर्य हो गया, ये जो पृथ्वी कर रही है यानी इसके अभिकेंद्रक बल है और अपकेंद्रक बल है। अगर अभिकेंद्रक बल न लगे हमारी पृथ्वी पे यहाँ पे, तो पृथ्वी ये जो वाली गति है वो नहीं कर सकती है, इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, यानी जो वृत्तीय गति पृथ्वी करती है वो नहीं कर पाती है। अगर ये बल या ये बल कोई भी एक अनुपस्थित रहे तो वृत्तीय गति नहीं कर पाती है। एक्चुअली जो ये वाला अभिकेंद्रक बल होता है इसका फार्मूला होता है mv, मैं इसको डिलीट करके थोड़ा सा फ्रेश लिख दे रहा हूँ। यानी जो अभिकेंद्रक बल होता है इसका फार्मूला होता है mv²/r, यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वही। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोग इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और दिया है निम्न में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दार्जिलिंग, ऊटी पर्वत है, और कोडाइनकॉल है, और देहरादून है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ कि जो ये वाला जो कोडाईकानल है जो है, ये वाला तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और जो ये वाला जो ऊटी की बात हो रही है इसका एक अलग नाम होता है, इसको कहते हैं ऊटक मंडलम, यानी जो नीलगिरी पहाड़ी होती है ना, इसी नीलगिरी पहाड़ी का यही वाला जो ऊटी पर्वत है ये हिस्सा है, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। और बहुत सारे पर्वत है, जैसे मान लीजिए एक लोग लेता है वन नगर, तो वन नगर आप लोग जानते ही होंगे, देहरादून को वन नगर कहते हैं। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जब पर्वतों की रानी का नाम आए तो कोडाइनकॉल इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है। देखिए पराध्वनि का एक्चुअली देखिए कोई भी ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति होती है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आवृत्ति जिसकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है ना, उसी की ध्वनि को हम लोग पराध्वनि बोलते हैं। तो आप लोग सुने होंगे कि जो पराध्वनि को सुनने वाला होता है वो कुत्ता भी सुन लेता है पराध्वनि को, और बिल्ली भी सुन लेती है, चमगादड़ भी सुन लेता है पराध्वनि को। लेकिन आप ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंस है, पराध्वनि को उत्पन्न कौन कर सकता है। तो एक जंतु का नाम है पोर्पोइसेस। पोर्पोइसेस एक ऐसा जंतु है जो पराध्वनि यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति का यानी फ्रीक्वेंसी का ये वाला जो ध्वनि होता है, ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसे जलीय विलयन का मान 7 pH है। देखिए कोई भी pH मान वाला होता है ना, इसमें जलीय विलयन अवश्य होगा। मान लीजिए आप लिटमस पत्र लेते हैं, आप लोग लिटमस पत्र पर अगर सूखा कोई अम्ल हो, माने सूखा कोई अम्ल होता नहीं है। अम्ल कब होता है, जब हम लोग उसमें से हाइड्रोजन मुक्त होती है, यानी मतलब हाइड्रोजन पे अम्ल और क्षार निर्भर करते हैं।
तो जब जल डालेंगे उस पर तभी वो अपना अम्लीय गुण हो या क्षारीय गुण हो कोई भी प्रकट करेगा वो। तो इसका जो 7 से कम होता है, इसका 7 से जिसका कम मान होगा वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो जलीय विलयन का 7 से कम होता है। देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट भी क्षारीय होता है, सोडियम क्लोराइड भी क्षारीय और सोडियम कार्बोनेट भी क्षारीय होता है। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है इसका वैल्यू 7 से कम यानी जो ये अम्लीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग और दिया है इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। यहाँ पे आयरन है, कार्बन, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले कार्बन का इसका जो अगर सिंबल देखें तो सी होता है, अगर क्लोरीन का Cl, एल्यूमिनियम का Al, तो आयरन का होता है Fe यानी फेरस। आयरन का जो नाम होता है ये हम लोग लैटिन से लिए हैं, इसका लैटिन आयरन का नाम होता है फेरस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। और इसका जो अगर आयरन का लिखते Ar तो Ar नहीं लिखते हम लोग, तो इसका लिखते हैं फेरस नाम यानी लैटिन नाम। इसका लैटिन नाम फेरस होता है इसलिए इसका Fe लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं जो आयरन है ये वाला जो यहाँ पे लोहा की बात हो रही है, आयरन यानी लोहा, ये वाला संक्रमण धातु की श्रेणी में आता है यानी ट्रांजिस्ट एलिमेंट की श्रेणी में आता है। और जो कार्बन है ना, वो कार्बन हमारे धरती पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध जो तत्व होता है वो कार्बन है। तो इसकी बात हो गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। देखिए वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन जिसमें भाप बनता हो। यानी देखिए कोई भी यहाँ पे कटोरा में जल लेकर धूप में छोड़ दीजिएगा तो उड़ेगा धूप, यानी धूप यानी मतलब जो जल होता है वो हवा में उड़ने लगेगा यानी वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा। इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है यानी सूर्य से प्रकाश ग्रहण करने के बाद जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं भोजन। श्वसन जो होता है हम लोग शोषण करते हैं, इसको शोषण कहते हैं। मल त्याग इसका कोई वैल्यू नहीं है। वाष्पोत्सर्जन में भी हवा का आदान प्रदान नहीं होता है। अब बच गया बात 2 का। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण और शोषण है। तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, यानी जो वायुमंडल में CO2 है, वायुमंडल में से CO2 है और ऑक्सीजन भी है। तो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है प्रकाश संश्लेषण में और करने के बाद ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन को त्याग करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और आपका भी एक और क्वेश्चन होगा जो मान लीजिए जो जलीय पौधा होता है यानी जो पूर्ण रूप से जल में डूबा रहता है, यानी जो पौधा ये अपना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करता है और किस में छोड़ता है। तो आप लोग जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोई भी जल होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले होते हैं। मतलब उस टाइप के पौधे के लिए उतनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एकदम प्रचुर मात्रा में होती है उसके लिए, यानी जो मतलब ये वाला जो पौधा होता है इसके लिए सफिशियंट होता है। तो इसी से जो जलीय पौधा होता है CO2 ग्रहण करता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो जलीय पौधा भी प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन हवा मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु और हाइड्रोजन निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। वाष्प के साथ अभिक्रिया करने वाली, क्यों गड़बड़ थोड़ा सा कर रही है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ उसके बाद ऑप्शन लाऊंगा। लिख रहा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए वाष्प जहाँ भी दिखा मिल जाए तो वाष्प का मतलब होता है जल यानी H2O। यहाँ पे जल लिखे H2O लिखे वाष्प लिखे, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। वाष्प जल और H2O का मतलब एक होता है। धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन से धातु यानी धातु वाष्प से अभिक्रिया करती है। चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं। हम लोग अब जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए जो एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम धातु यानी जल के साथ, यानी जल कहें तो वाष्प कहें तो जल के साथ अभिक्रिया करती है एल्यूमिनियम इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात बता दूं आपको कि जो मान लीजिए एक लोहा को गर्म करते हैं आप लोग और एकदम गर्म हो जाता है, एकदम लाल लाल हो जाता है। लाल लाल होने पे यदि इस पे अगर जल डालते हैं यानी भाप, कहने का मतलब है जल से अच्छा होगा भाप। तो यहाँ पे भाप डालिएगा आप लोग तो इसमें से भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहा हूँ।
अब पूरा साइज में आ गया क्वेश्चन आपका। और क्वेश्चन दे रहा है इसमें भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है उसके द्वारा, या विस्थापित वस्तु द्वारा वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा उपयुक्त सभी के द्वारा। अगर यहाँ पे कार्य को हम लोग परिभाषित करते हैं तो सबसे मेन बात है जो कार्य होता है कब होता है, जब किसी यानी एक ये वाला कोई वस्तु हो गया, इस पे धक्का दे रहे हैं लोग, ये वस्तु का विस्थापन शून्य हो रहा है तो यहाँ पे कार्य नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है जब वस्तु विस्थापित होगी तो उसके द्वारा कार्य होगा, यानी विस्थापित नहीं हो पाता है तो इसके द्वारा कार्य नहीं बनी। ऑप्शन नंबर ए गलत है आपका। विस्थापित वस्तु यानी विस्थापन होना बहुत जरूरी है, ऑप्शन नंबर बी सही है मेरा। उसके द्वारा वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, देखिए जब कोई भी वस्तु विस्थापित कब होगी, जब उस पर बल लगे, यानी बल का फॉर्मूला है बराबर एम ए, यानी उसमें द्रव्यमान हो और एक्सेलरेशन हो तब बल की गणना होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी इसके द्वारा अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा साइंस से हट के है तो चलिए इसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी का आयोजन किस देश में होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अकादमी अवार्ड होगा, अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है। तो अकादमी अवार्ड से एक मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ कि जो अकादमी अवार्ड है इसको हम लोग ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं। तो अकादमी अवार्ड होता है तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत बड़ी अवार्ड होता है और इसका आयोजन जो होता है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में होता है। अगर इसका एक होता है बफ्टा अवार्ड, जो बफ्टा अवार्ड होता है वो ब्रिटेन यानी यूके द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन ये वाला 13 नंबर का उत्तर होगा यूएसए द्वारा यानी अकादमी अवार्ड। इसको अकादमी बोलते हैं, इसको ऑस्कर भी बोलते हैं। तो इसका जो आयोजन होता है ये अमेरिका में होता है, यूएस में। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए ऑस्कर अवार्ड जो है यानी ऑस्कर अवार्ड को 1929 में देना चालू किया गया था, यानी 1929 में ये ऑस्कर अवार्ड को पहली बार दिया गया था। और विशेष ऑस्कर अवार्ड जो होता है जो सत्यजीत राय हैं उनको 1992 ईस्वी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा साइंस से हट के है और दिया गया है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किन दोनों देशों के बीच लड़ा गया था। यानी जो सप्तवर्षीय युद्ध से तात्पर्य यानी शायद ये 7 वर्षों तक युद्ध एक लगातार चला होगा। तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड और जर्मनी, और दूसरा ऑप्शन है जर्मनी और फ्रांस, और तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस। यानी जो सप्तवर्षीय युद्ध है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। जो सप्तवर्षीय युद्ध है इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानकारी लेते हुए बता दूं कि जो 1756 से यानी 1756 से 1763 के बीच यानी इसका जो ड्यूरेशन है 7 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा गया था। और ये जो वाला युद्ध है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, 7 वर्षों तक चला था। और इसके अगर प्रभाव की बात की जाए तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। सप्तवर्षीय युद्ध है इसका प्रभाव भारत पर पड़ा। जो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था यानी तीसरा कर्नाटक युद्ध, इसका जो वर्तमान कारण था वो इतिहासकार मानते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध ही था। और भारत में फ्रांस और अंग्रेजी कंपनी एक दूसरे से लड़ने लगे थे। जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ उसके बाद जो भारत में फ्रांस की कंपनी थी और अंग्रेजी कंपनी थी एक दूसरे से लड़ने लगे थे। और एक बात बता दूं आपको कि 22 जनवरी 1760 ईस्वी को सर एयरक्रूट और काउंट डी लाली के बीच बांडीवासा का युद्ध हुआ जिसमें लाली की भारी पराजय हुई। और सप्तवर्षीय युद्ध का समापन जो पेरिस में एक संधि हुआ था यानी पेरिस में संधि हुआ था 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में इस संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तो ये रही सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में कुछ जानकारी। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। जो भारतीय संसद होता है उसका उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर नंबर ए, इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। देखिए जो राज्यसभा होता है भारतीय संसद का सबसे उच्च सदन जो होता है उसको हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। अगर राज्यसभा की बात होती है तो राज्यसभा का गठन हुआ था जो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 80 के जो अवबंधन के अंतर्गत किया गया था।
यानी कोई क्वेश्चन पूछे राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के रूप में हुआ था, मतलब किस अनुच्छेद के थ्रू किया गया था, तो वो था अनुच्छेद 80। और राज्यसभा जो होता है वो एक अस्थायी सदन होता है। और राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधि सभा होता है। और लोकसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है। और जो लोकसभा को राष्ट्रपति अनुच्छेद जो 85 है ना, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का सिफारिश के आधार पर लोकसभा को भंग भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा, यानी भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।